हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 प्रश्नों को करने वाले हैं। इस सेशन में हमारे 30 प्रश्न होंगे और इससे पहले भी मैंने एक क्लास आपकी ली थी जो टोटली जो है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर डिपेंड थी। मैंने आप सभी से कहा था कि मैं धीरे धीरे करके आप सभी को जो है, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो या रूस की क्रांति हो, अमेरिका का जो है स्वतंत्रता संग्राम हो, वर्ल्ड वार 1 हो या 2 हो, इन सभी से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन सभी को मैं करवा दूंगा। और ये सारी क्लासेस जो होंगी ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी से रिलेटेड रहेंगी। इसी संबंध में मैंने एक क्लास पिछली आपकी ली थी, कई दिन हो गए, शायद 1 हफ्ते हो गए होंगे। वो जो है फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। और उस पर जो है आपका रिस्पांस थोड़ा अच्छा नहीं था, इसीलिए जो है वो वीडियो लाने में आप देरी हो गई। इसका मैं दूसरा वीडियो भी लेके आया हूँ। आपका ये दूसरा लेक्चर है हमारा, किसका? आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, इससे पहले हमने जो है वो घटना चक्र से और इसके अलावा जो है वो अलग अलग बुक से भी जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो हम देख रहे हैं और कर भी रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, रिवीजन से ही जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और रिवीजन जब आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा जो है सटीकता से आप जवाब दे पाएंगे। तो इस सेशन में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। सेशन को जो है वो लाइक करिएगा और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल को अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, ये जो सवाल हैं अगर आप पेपर उठा के देख लेंगे टीआरई 2 और 3 का, तो उसमें से आपको 90% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। 30 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके टीआरई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अभी री एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप उसका मैंने आप सभी को जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है वो उसका पेपर दे के रखा है। ठीक है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आप वहाँ से जाके मर्जी हो तो आप मिला सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इनमें से। तो हम समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा अपने प्रश्नों की तरफ चलेंगे। और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी। और थोड़ा सा जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। हमारे सेशन का पहला सवाल है, कह रहा है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 17वीं 18वीं शताब्दी में जो है फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। तो आप सभी को पता होगा, पिछले भी सेशन में हमने ऐसे के क्वेश्चन जो है वो करवाए थे और ये काफ़ी आसान सा सवाल है। इसका जवाब आप सभी को जो है आना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि फ्रांस की जो सामाजिक संरचना थी वो आपकी 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में कितने भाग में जो है विभक्त थी। ठीक है, तो अब देखिए, आप सभी को पता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी, याद रखिएगा। 1789 में जो है वो फ्रांस क्रांति हुई थी। ठीक है, अब का कितने सामाजिक संरचना जो है कितने पार्ट में विभक्त थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। 3 स्टेट में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। देखिए, पहले स्टेट में जो होता था या प्रथम स्टेट में जो आते थे वो आपके पादरी आते थे। और अगर बात करें दूसरे स्टेट की तो उसमें जो है कुलीन वर्ग आते थे। और अगर हम तीसरे स्टेट की बात करें तो जो पहले और दूसरे स्टेट से बच गए, ठीक है, जैसे छोटे व्यापारी हो गए, वकील हो गए, ठीक है, मजदूर हो गए, किसान हो गए, और ये सभी जो हैं ये तीसरे स्टेट में ही आते थे। और तीसरे स्टेट को ही जो कर देना पड़ता था, सारे के सारे जो टैक्स देने पड़ते थे वो सारा के सारा आपका तीसरे स्टेट को ही देना पड़ता था। चाहे वो धार्मिक कर हो या प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर हो, सभी कर जो है वो इन्हीं को देने पड़ते थे। और जो पहले और दूसरे स्टेट के लोग थे ये कोई कर नहीं देते थे, ये केवल ऐशो आराम करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प 3 स्टेट में सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुई 16 जो था, ठीक है, लुई 16 जो था वो किस वंश का शासक था? अब जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय जो है वो लुई 16 जो है फ्रांस का शासक था। ठीक है, और ये जो था वो रोमनोव वंश का शासक था। ठीक है, रोमनोव वंश का शासक था, याद रखिएगा। सॉरी, रोमनोव का नहीं था, रोमनोव का तो रसिया में था। ठीक है, जार निकोलस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है जो लुई 16 था ये बुर्बो वंश का शासक था। ठीक है, बुर्बो वंश का, इसीलिए सी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा आप लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रोमनोव वंश का जो शासक था वो हमारा कौन सा था? तो वो जार निकोलस था। ठीक है, जो आपका रशियन क्रांति में आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा विकल्प सी बुर्बो हो जाएगा। ठीक है, ये बुर्बो वंश से संबंधित था और इसका क्या नाम था? तो लुई 16। इसके जो वाइफ थी उनका क्या नाम था? तो मेरी एंटोनेट। ठीक है, याद रखिएगा।
हमारा अगला सवाल क्या है, देखिए कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है जो संधि हुई थी, कौन सी संधि हुई थी, तो वर्साई की संधि जो है वो जर्मनी के साथ हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, वर्साई की संधि जो है, अलग अलग संधियाँ अलग अलग देशों के साथ हुई थी, तो इसमें इंपॉर्टेंट है वर्साई की संधि जो है वो जर्मनी के साथ हुई थी। तो इसमें जो है वो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित जो है वर्साई की संधि को संधि ने जो है जर्मनी को तबाह कर दिया। क्योंकि अब ये सीधा सीधा आपका एग्जाम का सवाल है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर उठा के। कह रहा है जर्मनी ने उपनिवेश खो दिए, तो जितने भी जर्मनी के दूसरे देशों में उपनिवेश थे वो सारे के सारे उसे छीन लिए गए, और क्षतिपूर्ति की जो राशि थी वो काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक थी। तो ये भी बात सही है, जर्मनी में वैसे भी खाने के लाले पड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो है क्षतिपूर्ति की जो है वो राशि भी लगा दी गई, तो काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक थी, सभी देशों को देने पड़े। किसी ने इनका जो है राइनलैंड कब्जा कर लिया, कोई अपना रूर घाटी कब्जा कर रहा है, तो ये सारे जो है इनके साथ हुआ था वर्साई की संधि में। और इनके इसके बाद क्या है, इसे असैनिकरण कर दिया गया, कहा गया कि वो आपको जो है सैनिक नहीं रखने हैं, कुछ लिमिटेड कर दिया गया, राइनलैंड तक आपको बता दिया गया कि यहीं तक आपको सेना रखनी है, इससे आगे आपकी सेना नहीं जाएगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई थी। जब आप NCERT और SCERT पढ़ेंगे तो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ में आपको समझने को मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो डी विकल्प सही हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है वो जर्मनी के साथ हुए थे, इसीलिए जो है जर्मनी को जो है वो तबाह कर दिया गया था, एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर बोझ पड़ गया था। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है स्वतंत्रता और समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों का फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। तो ये किसने कहा था कि जो है स्वतंत्रता और समान नियम सबके लिए होने चाहिए और समान अवसर भी सबके लिए होने चाहिए, तो इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो हो जाएगा। ठीक है, और रूसो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे बहुत से पुस्तकें आपको मिल जाएंगी अगर आप NCERT पढ़ेंगे, SCERT पढ़ेंगे, तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू का हो जाएगा। ठीक है, और आपके तमाम पुस्तकें जो है वो देखने को मिल जाएंगी, सभी इंपॉर्टेंट है। मैं धीरे धीरे आपको सही जो है सारी की सारी आपको करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। चलिए देखते हैं। देखिए टाइद जो है ये चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर था, तो जिसमें टाइद आ जाए, जैसे लास्ट में क्या आता है दा, तो दा से आप धार्मिक कह सकते हैं, और धार्मिक कर जो था उसका क्या नाम था, टाइड था। और ये जो है धार्मिक कर चर्च के द्वारा जो है वसूला जाता था। और अगर टाइल की बात की जाए तो ये राज्य के द्वारा जो है ये कर लिया जाता था। इसके अलावा भी कई तरह के अप्रत्यक्ष कर भी जनता से जो है लिए जाते थे, और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही जो है वो कर अदा करते थे। ये भी बात आपको समझनी होगी और याद करना होगा। ठीक है, और लिब्रे जो है ये फ्रांस की मुद्रा थी। ठीक है, तो लिब्रे जो है ये पहले फ्रांस की मुद्रा हुआ करती थी, अब जो है वो यूरो जो है फ्रांस की मुद्रा है, और इसको जो है बंद कर दिया गया था कुछ दिनों के बाद। तो ये जो है तीनों विकल्प हमारे जो है वो सही हो जाएंगे, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बना है, सभी एग्जाम में बना है। टाइप जो होता है ये धार्मिक कर है, और टाइल जो है ये राज्य को अदा किया जाने वाला कर है, और लिब्रे जो है ये फ्रांस की मुद्रा है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। हमारा अगला सवाल है, कह रहा है कि किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कहा कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को जो है वो ठुकरा दिया। तो ये कब हुआ था, तो चुनाव जो है वो कब हुए थे, तो चुनाव जो है आपके हुए थे 1917 में। ठीक है, 1917 में हुए थे, लेकिन उसका रिजल्ट जो आया था और ये जो बात बोली गई थी वो आपका 1918 में बोली गई थी, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी के मुखिया कौन थे, तो वो थे आपके लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन थे। याद रखिएगा, इनकी 3 मांगे थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, और किसानों को जो है भूमि हस्तांतरित की जाए, और एक मांग और थी, उसको मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, अभी आपको सेशन में बता दूंगा। तो इन तीनों मांगों को जो है इनके अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल आपसे आगे पूछा गया है। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा बी विकल्प हमारा 1918 जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, कह रहा है जर्मनी में जो है वो नाजी यूथ लीग का गठन जो है वो कब किया गया था। तो जर्मनी में जो है नाजी यूथ लीग का गठन जो है वो कब किया गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कौन सा, विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी जो है 1922 सही हो जाएगा। और आगे चल के इसी का नाम जो है वो क्या कर दिया गया था, तो हिटलर यूथ लीग कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, शायद 4 साल के बाद कर दिया गया था 1926 में, एकदम कन्फर्म
कन्फर्म नहीं है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1926 में शायद इसका नाम जो है वो हिटलर यूथ लीग कर दिया गया था, और 1922 में जो है इसका जब गठन किया गया था तो इसे नाजी यूथ लीग का नाम दिया गया था। तो इसका बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्या ऐसा सैको ने किया था, या बेइज्जती ने किया था, या ओसवाल्ड मोजले ने किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ओसवाल्ड मोजले हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने जो है वो काली कुर्ती दल का भी गठन किया था और यहूदियों के विरुद्ध जो है वो प्रचार प्रसार भी किया था, और ये फांसीवाद से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प हो जाएगा सही। क्या नाम है, ओसवाल्ड मोजले। हमारा अगला सवाल क्या है देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को जो है प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य जो है प्राप्त हुआ, किंतु इस शीघ्र ही इन्हें जो है वो क्या है कि त्यागपत्र देना पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ था, कह रहा है देश की बिगड़ती स्थिति, आर्थिक स्थिति के कारण। तो ये भी चीज़ सही है। और रेडिकल सोशलिस्ट नेता जो है सोतेब जो है इनके विरुद्ध जो है काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र कर रहा था, तो इसके भी कारण। और फ्रांस में जो है वो हुए गृह युद्ध के कारण। तो ये तीनों विकल्प जो है वो आपके सही हो जाएंगे, और आपका जो डी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके टीआरई एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आपसे ये क्वेश्चन जो है वो दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं, और जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड ही है, तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होकर जो है वो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने जो है वो रक्त और लोह की नीति परित्याग करके कौन सी नीति अपनाई। अब आप सोचिए, जब एक आदमी ने एकीकरण कर लिया और रक्त और लोह की नीति अपनाकर, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, पहले खून खराबा किया, अब जो है वो शांति और निर्माण की नीति अपनाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा शांति एवं निर्माण की नीति, ठीक है, निर्माण की नीति। जर्मनी के एकीकरण करने के बाद जो है बिस्मार्क ने जो है वो शांति एवं निर्माण की नीति अपनाई थी। देखिए, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे जर्मनी का एकीकरण जो है बिस्मार्क ने किया छोटी छोटी प्रांतों को मिलाकर, ऐसे ही जो है वो भारत के तमाम रियासतों को मिलाकर सरदार पटेल ने जो है वो अखंड भारत का जो है वो निर्माण किया था। हमारा अगला सवाल है कि 1904 में जो है जो हार्दिक समझौता हुआ था उसमें कौन सा देश जो है वो शामिल था, ठीक है, उसमें कौन कौन सा देश शामिल था। तो हार्दिक समझौते में आपका फ्रांस और इंग्लैंड शामिल थे, ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है। तो इसीलिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प हमारा जो है वो डी जो है वो सही हो जाएगा। इसमें जो है इटली नहीं था, याद रखिएगा, केवल फ्रांस और इंग्लैंड था, तो इसका जो इसीलिए जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि 1815 में वियना की संधि के दौरान कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं था। तो वियना की संधि में कौन सा देश शामिल नहीं था, तो इसमें प्रशा था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, ऐसे देश थे, लेकिन इसमें जो है वो पोलैंड जो है वो शामिल नहीं था, इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि वियना की संधि कब हुई थी, तो ये जो है वो 1815 में हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है, और ये चीज़ें आपको एक बार में याद नहीं होगी, आपको कई बार रिपीट करना पड़ेगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके याद होगा, ठीक है। तो इसको आप कई बार रिपीट करिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आपके 12 से 15 नंबर के वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आएंगे, मैं आपको सारे वो कवर करवा दूंगा टोटली आपकी NCERT और SCERT से, ठीक है। तो आप जो है वो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जब हमारी क्लास हो जाएगी, क्लास ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न जो हैं वो अभी शुरुआत में जो है वो सही हो रहे हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद आंदोलन जो के दौरान जो है प्रतीकात्मक जो है वो शब्दावलियों का कौन सा युग्म जो है वो सही है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो है प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल की गई थी जब यूरोप में राष्ट्रवाद था, ठीक है। तो उस टाइम पे आपसे कह रहा है कि इसमें जो है वो कौन सा जो है कथन जो है सही है। तो देखिए, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा जो है 3 रंग का, ये जो है 1848 में जो है उदारवादियों का
झंडा था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और उगते सूर्य की किरण जो थी वो एक नए युग का सूत्रपात थी, ठीक है। और बलूत पत्तियों का मुकुट जो था ये बहादुरी का प्रतीक था। तो ये तीनों हमारे सही दिए गए हैं। इसके अलावा आपसे कहता है कि छड़ों का जो है बंडल, तो ये एकता में शक्ति होती है, ऐसा दर्शाता था। इसके अलावा आपसे कह रहा है कि टूटी हुई जंजीर, तो ये टूटी हुई जंजीर जो थी तो वो दासों की आज़ादी का प्रतीक थी। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा? विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है। कह रहा है 18वीं शताब्दी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जो है वो भारत का दबदबा था, तो ये बात बिल्कुल सही है। और अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में जो है वो कमी आई, तो बिल्कुल कमी आएगी, क्योंकि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था और ब्रिटेन जो है अमेरिका से जो है अमेरिकी लोगों से जो है गृह युद्ध में लड़ रहा था, तो इससे जो है वो थोड़ा सा कपास निर्यात में भी कमी आई। इसके अलावा कह रहा है कि फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। अब जो आदमी हाथ से दिन भर काम करता था वो एक एक मतलब प्रोडक्ट बना पाता था, अब जो है हथकरघा आ गया, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उत्पादकता में सुधार होगा और उत्पादकता जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये तीनों विकल्प हमारे जो है वो सही हैं, इसीलिए हमारा जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल कह रहा है कि स्टालिनग्राद की जो है लड़ाई जो है वो किसके किसके मध्य हुई थी। तो स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके किसके मध्य हुई थी ये आपको बताना है। क्या रोमानिया और बुल्गारिया? देखिए, रोमानिया फ्रांस, बुल्गारिया जर्मनी और रोमानिया बुल्गारिया, तो ये किसके किसके मध्य हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो स्टालिनग्राद की जो लड़ाई थी दोस्तों ये आपका जो हुई थी वो जर्मनी और रसिया के बीच हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, जर्मनी और रूस के बीच हुई थी। अब क्योंकि ऑप्शन में आपको जर्मनी और रूस कहीं नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमारा ई विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है और सबसे बड़ी भूल यही थी जर्मनी की कि उसने जो है वो रूस पर भी हमला कर दिया और उधर ब्रिटेन से भी भिड़ गया। तो कई छोरों से घिरने के बाद जो है वो हिटलर जो है वो हार गया था, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल क्या है कि बेला चमेली की क्रांति का संबंध जो है ये किससे है, ठीक है। बेला चमेली क्रांति का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस देश से है। तो देखिए, वैसे तो इसमें जो है वो चीन से भी संबंध नहीं है और मिस्र से भी संबंध नहीं और हांगकांग से भी नहीं है। ये जो है एक ट्यूनीशिया देश है, ट्यूनीशिया, उससे इसका संबंध माना जाता है। तो इसीलिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि रोम चलो का नारा जो है वो किसने दिया था। तो रोम चलो का नारा जो है वो किसने दिया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा आपका? तो इसका जो हो जाएगा वो हमारा मुसोलिनी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। रोम चलो का नारा देने के बाद ये कम से कम अपने 10-12-15 हज़ार सोल्जर के साथ जो है इसने रोम पर जो है वो हमला कर दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसे जो है वो फांसीवाद का जो है वो जनक माना जाता है। किसको? तो बेनिटो मुसोलिनी को, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जब इसको मारा गया था और वहाँ की जनता ने इसको मार दिया था और काफ़ी जो है इसके शव के साथ भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जाति देखने को मिली थी, कपड़े फाड़ दिए गए, ठीक है। वह बहुत सारे ऐसे कांड किए गए जो नहीं करना चाहिए था और इसी के डर से जो है वो हिटलर और ईवा ब्राउन ने जो है दोनों ने शेल्टर में जाके अपने आप को गोली मार ली थी ताकि हम जिंदा जो है वो किसी के हाथ ना आए, ठीक है, याद रखिएगा। एक हिटलर की आत्मकथा है, उसका क्या नाम है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे जो है सवाल भी आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, याद रखिएगा। हिटलर की आत्मकथा जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका क्या नाम है। तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी लोग आपको 50 बताएंगे, लेकिन ये 50 जो है ये सही नहीं है। ये हमारा जो है 51 सही हो जाएगा। जब इसकी स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है, ठीक है, तब इसकी जो संस्थापक देश थे वो कितने थे? तो संस्थापक देश टोटल आपके कितने थे? तो 51 थे, ठीक है, 51 थे, याद रखिएगा। ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय जो है वो किसे जाता है। तो नई आर्थिक नीति जो लागू करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो ये जाता है आपका व्लादिमीर लेनिन को, ठीक है। बोल्शेविक पार्टी के मुखिया थे व्लादिमीर लेनिन और नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय जो है वो लेनिन को जाता है। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा जो है वो सही है। तो वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन से है और इसका जो है मुक्त व्यापार
और निजीकरण और आर्थिक सुधार, ये सारी चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी। इसीलिए हमारा जो है डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है किस सिद्धांत ने या किस घटना ने इस सिद्धांत को जो है वो निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपना मांग जो है वो स्वयं कर लेती है। ऐसा सभी लोग कहते हैं कि जो जब पूर्ति होती है तो मांग अपने आप जो है वो स्वयं पैदा हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब 1929 की आर्थिक महामंदी जब आई, ठीक है, उस समय जो है ये सिद्धांत जो है, या आप कह सकते हैं कि ये जो कहावत है वो आपका निष्प्रभावी हो गई थी। तो इसीलिए इसका ए विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार जो है वो कौन माने जाते हैं? ठीक है, ब्रिटेन में जो है कृषि क्रांति के जो है शिल्पकार कौन माने जाते हैं? तो क्या वो रॉबर्ट बेस्टन थे और जेथरो टूल थे या लॉर्ड टाउनसेंड थे? तो इन सभी का नाम जो है वो कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। तो इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल कह रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जानते होंगे, और ये जो है आपका बीपीएससी टीआरई का सवाल है दोस्तों। तो कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये जो लड़ा गया था आप सभी लोगों को पता होगा कि 1914 से 1918 के बीच जो है वो लड़ा गया था। और जब ये ख़त्म हो गया था तो आपका जो है वो राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये राष्ट्र संघ का हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस, इंग्लिश में उसको लीग ऑफ नेशंस बोलते हैं। ठीक है, 1920 में आपका लीग ऑफ नेशंस की जो है स्थापना की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि जो सबसे शक्तिशाली देश था वही जो है इसका हिस्सा नहीं बना था। कौन? अमेरिका जो है वो इसका हिस्सा नहीं बना। और आगे चल के जो है जब हिटलर की सत्ता आई, और हिटलर की सत्ता आने के बाद ये कई देशों पर आक्रमण करने लगा, तब ये जो है लीग ऑफ नेशंस के सारे देश जो है चुप बैठे रहे। इसी कारण जो है ये इसको बाद में रद्द कर दिया गया था। और जब फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो है 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है यूनाइटेड नेशन का जो है निर्माण किया गया था। याद रखिएगा, इसे हम लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। ये आपका संयुक्त राष्ट्र नहीं है, ये राष्ट्र संघ है। इसको हम इंग्लिश में लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन जो है पेरिस शांति सम्मेलन के 4 बड़े परिषदों का सदस्य था? तो इसमें जो हो जाएगा, कौन कौन से हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए लॉर्ड जॉर्ज भी थे और वुडरो विल्सन भी थे। ठीक है, इसमें अमेरिका से भी थे और इंग्लैंड भी थे। ठीक है, और फ्रांस से भी थे। ये तीनों लोग थे, याद रखिएगा। लॉर्ड जॉर्ज भी थे, वुडरो विल्सन भी थे और ऑरलैंडो भी थे, याद रखिएगा। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये सारे आपके टीआरई एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। आपको अगर देखना हो तो आप क्वेश्चन पेपर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए कह रहा है कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज की जो है वो प्रारंभ की, जिससे अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का औपनिवेशीकरण जो है वो प्रारंभ हुआ। तो देखिए प्रारंभिक जो है वो खोज जो है किसने की थी? तो पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों ने की थी, याद रखिएगा, पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों ने। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 1492 में आपका अमेरिका को खोज लिया कोलंबस ने, और 98 में जो है वो आपका इधर आ गया वास्को डिगामा। ठीक है, और बार्थोलोमो डियाज जो है वो केप ऑफ गुड होप पे पहले आया था, साउथ अफ्रीका के पोर्ट पे। उसके बाद वहाँ से जो है आपका वास्को डिगामा जो है धीरे धीरे भारत की तरफ आ गया, भारत के रास्ते का पता लगा लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हुई थी ये इसी के दौरान हुई थी, और पुर्तगाल और स्पेन जो है इसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी थे। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ द अर्ली जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन? मतलब जो है प्रारंभिक जो भौगोलिक खोज थी उसका परिणाम जो है वो क्या हुआ था, या उसके परंपरागत मत जो थे वो क्या थे? तो क्या वो आर्थिक कारक थे? ठीक है, ये भी हमारा सही था, क्योंकि जो है वो कुस्तुनतुनिया जो है उस पर जो है वो ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया था, और मैदानी जो है इलाके से जो है व्यापार करना संभव नहीं था। तो इसीलिए जो है भौगोलिक खोजों को शुरू किया गया। तो आर्थिक कारण भी थे, व्यापार करने के लिए रास्ता चाहिए था, नए लोग चाहिए थे, नए क्षेत्रों की खोज भी जरूरी थी, और ये लोग अपने जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे। तो इसीलिए हमारा जो है डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन सा?
मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल क्या है, कह रहा है बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है वो कब हुई थी, ठीक है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी, तो ये जो है वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घटना है। याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध कहाँ से है, तो ये अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था वहाँ से है। और ये घटना जो हुई थी वो 1773 में हुई थी। एक बोस्टन बंदरगाह था, वहाँ पर जो है वो चाय के जो है जो सिप आए हुए थे उनसे चाय की जो पेटियाँ उठा उठा के आपका समुद्र में फेंक दिया गया था। तो ये जो है वो 1773 में हुई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा जो है वो किसने लिखी थी, ठीक है, किसने लिखी थी, तो ये आपको बताना है कि किसने लिखी थी। तो ये जो लिखी थी वो थॉमस जेफरसन ने लिखी थी। याद रखिएगा, 4 जुलाई 1776 को इनके जो है वो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, याद रखिएगा। और इसकी जो घोषणा लिखी थी वो थॉमस जेफरसन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? थॉमस जेफरसन ने। और इसमें जो है सभी जो 13 उपनिवेश थे इन्होंने 1774 में जो है आपका महाद्वीपीय कांग्रेस का जो है अधिवेशन बुलाया और सभी का बैठक हुई। उसके बाद दूसरी भी 1775 में भी हुई, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों के बाद जो है इसमें जो है जॉर्ज वाशिंगटन को जो है इनका नेता चुना गया था। इसके बाद जो है संग्राम हुआ था, उसके बाद जाके जो है अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप NCERT पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। और आपको जो है NCERT आपको और SCERT जो है वो काफ़ी अच्छे से पढ़नी चाहिए 9वें और 10वें क्लास से, क्योंकि सारे के सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के सवाल जो है वो वहीं से बनते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन आप जब थोड़ा सा थ्योरी पढ़े रहेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के से संबंधित जो है बुद्धिजीवी कौन थे, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे, तो वो सारे थे, रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, ये सभी जो है वो फ्रांस की क्रांति से संबंधित थे। और यही बार बार जाके अलग अलग भी क्रांति करवा रहे थे, ये भी बात याद रखिएगा। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, डी विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिएगा। हमारे सेशन का आखिरी सवाल है, कह रहा है कि ग्रेट डिप्रेशन जिसे हम आर्थिक मंदी कहते हैं, ठीक है, या महामंदी भी कहते हैं, ये काल जो है वो किसका काल था। तो क्या वो आर्थिक समस्या थी या धार्मिक समस्या थी या आपका सामाजिक समस्या थी। तो ग्रेट डिप्रेशन जिसे हम महामंदी कहते हैं ये हमारा आर्थिक समस्या थी। और ये कब हुआ था, तो 1929 को हुआ था, याद रखिएगा, 1929 ईस्वी में ऐसी घटना हुई थी। इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, आपका लाइक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई चीज़ जो है वो आपको पसंद नहीं आई या आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।